नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। बात बेबाक में आज हम बात करेंगे प्रदेश के दिग्गज मंत्री, खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ होंगे। छत्तीसगढ़ इस वक्त चुनावी मोड़ पर आ चुका है, चुनावी साल है, तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी उनके पास भी है और प्रदेश सरकार के एक बड़े चेहरे के तौर पर भी हैं, बड़े प्रवक्ता के तौर पर भी और अपनी बातें खुलकर सामने रखने के तौर पर भी अमरजीत भगत जी जाने जाते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। चुनावी साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी विधानसभा सत्र भी हमने देखा और लगातार बयानों के दौर चल रहे हैं। आप लोग अपने आप को कितना तैयार इस साल में मानते हैं कि कुछ ही महीने बचे हैं, हम चुनाव में जाएंगे? देखिए, हम तो हमेशा तैयार हैं और रोज़ वही काम करते हैं। सुबह से उठ करके जब तक रात तक सो नहीं जाते हैं, दिनचर्या में ही वो चीज़ हमारे लागू है कि हम सुबह उठ करके पहला काम लोगों से मिलना जुलना, फिर जो शेड्यूल में रहता है उस काम को आगे बढ़ाना। तो सुबह से शाम तक रात तक वही काम चलते रहता है। तो कोई नया नहीं है और बहुत ज़्यादा कुछ उसके लिए हम चिंतित भी नहीं है कि नया कुछ करना है। मतलब 5 साल आपको लग रहा है आपने मेहनत की है? देखिए, जो व्यक्ति अगर जनसेवा को अपना मुख्य सेवा का मार्ग बना लिया हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, उसके लिए बहुत कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोहरी जिम्मेदारी आपके पास है। अब सिर्फ अपना विधानसभा नहीं देखना है, सरगुजा भी अब आप देखते हैं और अब प्रदेश के मंत्री हैं, तो पूरा प्रदेश की भी जिम्मेदारी आपके पास है। तो कैसे बैलेंस बिठा रहे हैं अपनी विधानसभा, सरगुजा और पूरा प्रदेश? जब क्षेत्र में रहते हैं तो क्षेत्र का देखते हैं, बाकी समय में पूरा प्रदेश देखते हैं। और जब मैं विधायक थे तो केवल कार्य क्षेत्र अपना विधानसभा था, आज पूरा प्रदेश है। तो ऐसे में ये ज़रूर हो गया कि क्षेत्र के लिए समय कम मिलता है, लेकिन उस कम समय में भी नेटवर्किंग सिस्टम बना करके लोगों से जब जाते हैं, सब लोगों से मिलते हैं और महीने में लगभग 10 दिन क्षेत्र में और 20 दिन बाहर रहते हैं। लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो लोगों की मांग और बढ़ रही है, तो आधे समय क्षेत्र में रहेंगे, आधे समय बाहर रहेंगे। विपक्षी पार्टी जो है सरगुजा और बस्तर पे खासा फोकस किए हुए हैं। आपके इलाके में मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी आरक्षण और धर्मांतरण जैसे 2 मुद्दों को लेकर इस वक्त तेजी से बस्तर और सरगुजा में एक्टिव दिख रही है। कैसे इसका काउंटर आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो गुप्त एजेंडा है, जो जिस बात की ओर आप इंगित किए हैं, वास्तव में उनका गुप्त एजेंडा वही है कि डिफरेंसेस पैदा करना, आपस में भिड़ाना और उस पर राजनीति करना। आज बस्तर शांत था, नक्सल समस्या लगभग समाप्ति की ओर है। तो एक इनको हंसता हुआ बस्तर, हंसता हुआ छत्तीसगढ़ पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए इनका जितना भी दौरा है उसको देखेंगे तो किसी न किसी एजेंडे के तहत रहता है, न किसी मुहिम को लेकर के रहता है और वहाँ पर अशांति पैदा करने का, लोगों के बीच झगड़ा पैदा करने का काम इनका शुरू से चलते रहता है। बस्तर में अभी जो कुछ चल रहा है, आपका मानना है कि बीजेपी उसके पीछे वहाँ पर है? आप अगर उसके तह तक जाएंगे तो निश्चित तौर पे निकलेगा। इसमें कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ है, बीजेपी का हाथ है। और जिस छत्तीसगढ़ में आज तक कभी दंगा नहीं हुआ, जिस छत्तीसगढ़ में कभी आपस में सांप्रदायिक भेदभाव नहीं रहे, वहाँ इस प्रकार से एकाएक डिफरेंसेस पैदा करना, लोगों में मार धाड़ और लोगों के बीच तोड़ फोड़, इस प्रकार की घटना कभी छत्तीसगढ़ में होती नहीं थी। और जब से बीजेपी की हार हुई है तब से गुप्त एजेंडे के तहत इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं।
हम देखेंगे सरगुजा में भी इनकी सफाया हो गई है। अब वहाँ भी इनका कोशिश रहता है कि हम इस तरह से गुप्त एजेंडा के तहत आपस में ट्रैवल्स को आमने सामने झगड़ा पैदा करके भिड़ाएं उनको, ताकि इनको राजनीति करने का मौका मिले। बीजेपी बस्तर के मामले को लेकर एक लेटर वायरल कर रही है, सुकमा एसपी का, जो बहुत पहले लिखा गया था। या जशपुर की बात कर ले, वहाँ कुछ समय पहले धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की। आप तो वहाँ के प्रभारी भी हैं, आपकी क्या अपनी सोच है? आप सरगुजा से भी हैं, धर्मांतरण को लेकर क्या आपको लगता है इन इलाकों में होता है नहीं होता है? इस देश में सीए भी आता है, एनआरसीए भी आता है, और इसके बाद वो ठंडा बस्ता में भी चला जाता है। चुनाव के समय पैदा होता है इनका जीन, और चुनाव जैसे समाप्त होता है ठंडे बस्ते में चला जाता है। अब जिनके जितने प्रकार के इनके पास जीन है वो छत्तीसगढ़ में विचरते हुए नजर आएंगे आपको। अब की बार ऐसा हो जाएगा, अब की बार वैसा हो जाएगा। प्रभारी आएंगे, बहुत लंबी लंबी डींगे हाँकेंगे, और रिजल्ट जब होता है तो वो उनके अनुरूप आ नहीं पाता है तो तुरंत प्रभारी बदल दिए जाते हैं। कितने प्रभारी बदले आप ही देख लो। लोगों की मानसिकता, लोगों का सामंजस्य आपस में मिल कर के रहने का है, ये जबरदस्ती झगड़ा पैदा कर रहे हैं। पर बीजेपी इसी रोड मैप पर देश भर में सफलता उसने पाई है, उसको लग रहा होगा ये आजमाया हुआ नुस्खा है, यहाँ भी कामयाब होगा। आपको क्या लगता है, नहीं होगा? यहाँ का जो केमिस्ट्री है वो उस तरह का नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोगों के बीच ना डिफरेंसेस है, ना कड़वाहट है। तो आप कितना घोलने का कोशिश करोगे, आप केमिस्ट्री इनका यहाँ बिगड़ चुका है, और उस केमिस्ट्री को ये लोग कभी ठीक भी नहीं कर पाएंगे। ट्राइबल्स इनके साथ नहीं है, अनुसूचित जाति वर्ग इनके साथ नहीं है। अब पिछला सबसे बड़ा फैक्टर है ओबीसी का, वो भी इनके साथ नहीं है। अगर आप आरक्षण विधेयक का विरोध करेंगे तो केमिस्ट्री आपका बिगड़ना ही है, चाहे जितना जोर लगा लो। वो बोलते हैं कांग्रेस लाना नहीं चाहती है, कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं। कुल मिलाकर के 76% आरक्षण छत्तीसगढ़ में लागू करने के लिए विधेयक पारित है। अब दस्तखत होना है महामहिम राज्यपाल का। अब जब दस्तखत वो कर देंगे तो नोटिफाई हो जाएगा। अब इनका देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, कि जब तक विधेयक पारित नहीं हुआ था, जब तक बिल नहीं आया था, तब तक खूब राजनीति की है, और लगता था कि आदिवासियों का इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। जगह जगह मीटिंग, जगह जगह ज्ञापन, घेराव, प्रदर्शन, चलो अब आरक्षण भी ला गया। जिस दिन विशेष सत्र बुलाया तो विशेष सत्र का विरोध, इसकी क्या ज़रूरत थी। जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस हो रहा था तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी मेरे ख्याल से इतना मोटा किताब लेकर के कानून और प्रक्रिया का कि ये बिल पेश नहीं हो सकता। क्यों भाई, ये बिल जब पेश हो गया बोले पारित नहीं हो सकता। जितना चीज किया उन लोगों ने रोकने का प्रयास, सबको हम किनारे करते हुए बिल को पारित कराया। अब जब पारित हो गया तो इनको लग रहा है कि हम राजनीति में कहीं हमारा काउंटिंग नहीं हो रहा है, कहीं हमको हाथ कुछ नहीं लगा। ना एसटी आया, ना एससी आया, ना ओबीसी आया, ना ईडब्ल्यूएस आया, कोई हमारे हाथ में आया नहीं। इसलिए नया पैतरा शुरू कर दिए कि महामहिम आप ही बचा सकती हैं। अब उनको तरह तरह से पैतरा लगा करके रोकने का प्रयास चल रहा है। जो महामहिम राज्यपाल ये कहती फिर रही थी कि आएगा तुरंत 2 मिनट में दस्तखत करूंगी, हम लोगों ने भी सोचा भाई कि ये बहुत अच्छी सोच की है, सकारात्मक सी सोच की है। पारित हुआ और हमने कल का इंतजार नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री माननीय रविंद्र चौबे जी के नेतृत्व में कवासी लखमा जी, हम और मोहम्मद अकबर जी कानून मंत्री, तीनों चारों हम लोग साथ में गए और हाथों हाथ दे करके आए। उन्होंने कही ये बात को कि
हम इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा सा लेट हो गया, अब हमारे अधिकारी चले गए, सुबह मैं कर दूंगी। इंतजार लंबा हो गया। वही समझ से परे है कि बातों का ही तो जो आज छत्तीसगढ़ के बारे में बोलते हैं ना, क्रेडिबल छत्तीसगढ़, विश्वसनीय छत्तीसगढ़, उसमें कहीं ना कहीं कमी होते हुए नजर आ रहा है। क्यों ऐसा, तो क्यों लग रहा है? इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़ बना दे रहे हैं लोग। क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों इंतजार लंबा हो रहा है? अब इतना स्तर तक नहीं गिर जाना चाहिए कि अब उसको आप जिस बिल को पारित की उसके खिलाफ आप बयानबाजी और अवधारणा शुरू कर दिए। क्यों भाई? आपको किससे तकलीफ है, किससे परहेज है? आदिवासी से परहेज है? आपसे आपसे किससे परहेज है? एससी से परहेज है? आपको किससे परहेज है? ओबीसी से परहेज है? आपको किससे परहेज है? ईडब्ल्यूएस से परहेज है? आप खुल करके बोलो तो एक बार। आप लोगों ने राज्यपाल से फिर मुलाकात की, फिर तो आप लोगों ने कहा है कि साइन कर दें अभी। देखिए, मिलते मिलाते रहिए, देख दी एक दिन हो जाएगा। अब उम्मीद है और हम बहुत आशावादी हैं, और जितना देर करेंगे उतना ये तकलीफ में आएंगे। इसलिए अब भी आग्रह है कि जो विपक्ष के सभी सम्मान्य साथी जो इसमें राजनीति कर रहे हैं, वो अपना मुंह खोलें और आरक्षण को पारित करने के लिए, बिल को पारित करने के लिए महामहिम से आह्वान करें, उनको लिख करके दें, ज्ञापन दें। जैसे मीटिंग करते थे वैसे मीटिंग, एक आध बयान तो दे दें, एक आध बार थोड़ा सा राज्यपाल जी से मिल करके और अपना इच्छा तो व्यक्त कर दें कि बिल में पारित। आपको लगता है वो कहेंगे तो साइन हो जाएगा? इनको डरा के इन्हीं लोग रखा है जी, नहीं तो दस्तखत कब का हो गया होता। बहुमत का जिक्र आपने किया अभी कि बहुमत में है कांग्रेस। कल बृजमोहन जी बोल रहे थे कि बहुमत है, संख्या बल है, इसलिए घमंड आ गया है। घमंड कहिए या आप अपना एक एम कहिए कि हम छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा करना चाहते हैं, और जो आपने 15 साल में नहीं किया वो हमने करके दिखाया। जो शेष बचे उस काम को भी पूरा करना चाहते हैं। आपने कभी इन 15 सालों में जो छत्तीसगढ़ प्रदेश जिसकी पहचान धान का कटोरा से है, यहाँ के मेहनतकश किसानों के लिए आपने कोई काम किया नहीं। आपने कभी एक पैसा उनका माफ़ नहीं किया। हमने 10,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ़ किया, 2500 रुपये में धान खरीदा। आपने मदद करने के बजाय आप रोकने के लिए दिल्ली चले गए और दिल्ली से आदेश दिला दिए कि 2500 रुपया में नहीं खरीद सकते। किसानों को अगर एमएसपी से, सरकारी रेट से 1 पैसा ज़्यादा दोगे तो हम सेंट्रल पूल में आपका चावल जमा नहीं लेंगे। चलिए, सिस्टम को हम भी मानते हैं, आपका केंद्र का आदेश सराखों पर, हमने वो भी किया। लेकिन राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाने से हमको थोड़ा रोक सकते। बीजेपी के जो प्रदेश के नेता, आप लोगों ने कहा उनकी पूछ परख नहीं है, वो निष्प्रभावी हो गए हैं छत्तीसगढ़ में, उनका केंद्रीय नेतृत्व नहीं पूछता। लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री ही छत्तीसगढ़ में लगातार दौरे कर रहे हैं। अमित शाह भी अब कोरबा में है। लाख कर लो कोशिश, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप का बुनियाद ही गलत दिशा में काम कर रहा है। आप यहाँ के ट्राइबल्स को परेशान करोगे, आप यहाँ के शेड्यूल कास्ट के लोगों को परेशान करोगे, ओबीसी का भी आरक्षण रोकोगे, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कुछ नहीं करोगे, तो आपका राजनीति का आधार उद्देश्य क्या है? किसके लिए काम करोगे?
सरगुजा की सियासत में एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के पास है। बड़ा संभाग है, बड़ी बहुत सारी सीटें और क्लीन स्वीप है वहाँ पे भाजपा। आप भी हैं, सिंहदेव जी भी हैं वहाँ पर, दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है। किस ट्यूनिंग के साथ अब आप लोग लगता है कि चुनाव में जाएंगे, कैसे वहाँ पे साधेंगे सरगुजा को? वहाँ से फिर कांग्रेस वापसी करेगी और मेजॉरिटी में कांग्रेस रहेगी। अब बोलते हैं तो मैं स्टाम्प में लिख के दे सकता हूँ। सिंहदेव जी के साथ ट्यूनिंग वहाँ पे किस तरीके से? बिल्कुल अच्छी ट्यूनिंग है, एक दूसरे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है और हम लोग एक दूसरे का मदद करते हैं और एक दूसरे की मदद से अच्छे मार्जिन से जीत के आते हैं, पुनः जीत करके आएंगे। 5 अगर बड़ी योजना या मुद्दों की बात करूं जिसको लेकर आप लोग चुनाव में जाएंगे, कौन सा गिनाना चाहेंगे कि इस 5 ऐसे मुद्दे हैं जिसके दम पर हम आराम से अगला चुनाव भी निकाल लेंगे? केवल 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग आप 25,000 करोड़ एक सेक्टर में काम हो रहा है, उस कृषि के सेक्टर में। दूसरा, आप ट्राइबल्स के लिए आप वनोपज के जो वन क्षेत्र है वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लघु वनोपज है, उसके संग्रहण और उसके विपणन में अब तो वैल्यू एडिशन का भी काम हो रहा है। तो उसमें 1 वर्ष में 1,000 करोड़ का जो है उसमें मुनाफा आ रहा है। देख सकते हैं कि जो पिछले सरकार में लगभग 7 प्रकार के वनोपज की खरीदी होती है, आज बढ़ा करके हमने 65 प्रकार के वनोपज की खरीदी कर रहे हैं। केवल अकेले तेंदुपत्ता में 2,500 रुपये मानक बोरा में बिकता था, 4,000 रुपये मानक बोरा में। पिछले सरकार ने तो महुआ काटने के लिए अघोषित रूप से आदेश कर दिया था, जिसके ट्रैवल्स में काफ़ी विरोध हुआ। भारतीय जनता पार्टी का बैकफुट में आया रमन सरकार और उसमें बाद में रोक लगी। उस महुए का इतना आज मांग है कि यहाँ का महुआ विदेश जा रहा है। पिछले सरकार में महुआ जो रोड में फेंक रहे थे, इतना सख्ती से कार्रवाई हो रहा था, आज वो हमारे लिए आर्थिक आमदनी के एक माध्यम बना हुआ है। तो लगातार जितने प्रकार के फॉरेस्ट प्रोड्यूस में देखिए, सब में लगभग 1,000 करोड़ का उसमें संग्रहण विपणन का काम हुआ है, लाभांश का काम हुआ है। तो एक बड़ा आर्थिक सेक्टर में बदलाव है, लोगों के लिए सपोर्ट है, जो पिछले सरकार में नहीं था। 2 हो गया। तीसरा, आप न्याय योजना देख लीजिए। जो धान बेच रहा था तो धान में कमा रहा था, और जो धान नहीं बेच रहा है, जिसके पास ज़मीन नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी जो भूमिहीन खेतिहर, उनको 7,000 रुपया सरकार की तरफ से मिल रहा है। जो गांव के कुटवार हैं, जो गांव के लोहारी काम करते हैं, जो गांव में नाई का काम करते हैं, सबको 7-7 हज़ार रुपये सालाना न्याय योजना से मिल रहा है। तो एक तरह से ये भी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा आधार बना। चौथा, देखिए आप, जो लोग मवेशियों को रोड में छोड़ देते थे, अब गोधन न्याय योजना लागू होने से जो रीपा गांव में सभी गोठान में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में उसको डेवलप कर रहे हैं। वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप को काम मिल रहा है और वहाँ से विभिन्न प्रकार के जो सामान तैयार हो रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए सी मार्ट भी तैयार कर दिया गया है। तो एक तरह से ये 4 काम जो है लोगों के लिए बड़ा हो गया। और 5वां देखिए, एजुकेशन के सेक्टर में, कि पहले पिछली सरकार स्कूल बंद करने का काम करती थी। प्रदेश में 3,000 स्कूल बंद कर दिए थे। हमारी सरकार आने के बाद उन सभी स्कूलों को चालू किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने लगभग सभी ब्लॉक में आत्मानंद इंग्लिश स्कूल खोल दिया और जगह जगह जा रहे हैं। वहाँ पर ये मांग लोगों का आ रहा है, सिलसिला जारी है। तो एक बदलाव की एजुकेशन सेक्टर में, कि जो कल तक अंग्रेजी को एक समस्या समझते थे, कि उनके अंदर जो
एक गिल्टी फील होती थी लोगों से बराबरी नहीं करने का। आज फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे हैं। आप देखते होंगे कि गांव में जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जा रहे हैं तो गांव के बच्चे कितना फर्राटे से इंग्लिश बोल रहे हैं कि जो देख के सुन के अच्छा लगता है कि हम कुछ कर पा रहे हैं। और केवल यही तक नहीं, अब तो जो कॉलेज भी इंग्लिश मीडियम में खोल रहे हैं, तो बहुत सारे काम है। जितना गिनाएंगे तो उसमें कम ही पड़ेगा। और 5 बोले थे, 5 से ज़्यादा मैंने गिना दिया। और कोई सेक्टर छूट रहा है जिसके लिए अगर आप कहेंगे तो हम उस पर भी बहुत सारे सेक्टर में, हालांकि समय की कमी। मैं एक सवाल जाते जाते, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि जब चुनावी साल है, क्योंकि टिकट वितरण होता है, तो एक चर्चा ये भी है कि बहुत बड़ी तादाद में टिकट कटेंगे। बीजेपी इस फार्मूले को अपना रही है, कांग्रेस में भी चर्चाएं हैं। आपके अपने क्या विचार है? हालांकि बहुत आपके उसका मामला नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहे, जिसकी जीतने की संभावना रहे, ऐसे लोगों को देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और जिसका फील्ड में, क्षेत्र में एकदम जो है रिपोर्ट नकारात्मक हो, बहुत ज़्यादा विरोध हो, और आपका जो आप सर्वे रिपोर्ट भी कई राउंड का होना है, सभी में अगर 1 से 5 तक आप सर्वे करा रहे हो, सब में नेगेटिव आएगा, तो ऐसे में तो पार्टी को स्वतंत्र है कि उसमें सरकार की वापसी के लिए जो निर्णय है वो निर्णय लेंगे। कुछ लोग अनिच्छा भी जताएंगे टिकट के लिए या चुनाव न लड़ने के लिए। राष्ट्रीय पार्टी है, रूलिंग पार्टी है, और इसके लिए तो लोगों को मशक्कत रहता है। और कई लोग तो ये भी बोले होंगे, आप देखे होंगे, जिसके माथे में लिखा रहता है उसी को टिकट मिलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका। तो अमरजीत भगत हमारे साथ थे और बात बेबाकी के साथ अपनी राय उन्होंने रखी है। चुनावी साल है, किस रणनीति के साथ विपक्ष को काउंटर करेंगे? क्या कांग्रेस की अपनी रणनीति होगी? कई मसलों पर बातचीत हुई है। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और शख्स के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।